मैं दिल्ली हूँ। मैंने देखा राजमाता ने परमाल को आल्हा और उदल को अपने साथ रखने का परामर्श दिया। परमाल का सैनिक मलखान से मिला आल्हा और उदल के लिए। इधर आल्हा और उदल की मुंह बोली बहन फुलवा और उसका पति महेंद्र सिंह आल्हा और उदल की प्रतीक्षा कर रहे थे। आल्हा अपनी बहन के घर आया तो उसे पता चला कि गांव वालों ने गांव की चौपाल पर एक लठ गाड़ा है जिसे आल्हा को उखाड़ना है। वो जब गांव की चौपाल पर पहुंचा और उसने जमीन में गड़ा हुआ वो लठ देखा तो उसे पता चला कि ये लठ नहीं बबूल का पेड़ है। आल्हा ने जय भवानी कह के वो लठ तो उखाड़ दिया, मगर शक्ति के इस प्रदर्शन में उसके मुंह से खून की धार बह निकली और तभी गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। उसी समय उदल वहां पहुंच गया और उसने गांव वालों को उनके षड्यंत्र की सजा दी। फुलवा ने भी अपने नीच और कमीने पति का गांव ही नहीं, उसे भी ये कहकर छोड़ दिया कि वो आल्हा और उदल का शत्रु है। महामंत्री। महाराज, चंदेल कुलभूषण वीर आला उदल आपके समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक लेके आओ। महाराज, परमाल की सेवा में आला और उदल का प्रणाम स्वीकार हो। वीर शिरोमणि आला उदल का इस दरबार में स्वागत है। महाराज, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें याद किया। सारा संसार जानता है आप दोनों वीरता की मूर्ति हैं। पराक्रम तो आप दोनों के पीछे पीछे चलता है। हम सब आपकी उत्सुकता से यहां प्रतीक्षा कर रहे थे और हमारे साथ साथ पान का बीड़ा भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज, ये क्या है? वीराला, हमारे चंद सैनिकों ने गढ़ी सिरसा में पृथ्वीराज चौहान के एक अंगरक्षक भवानी सिंह और उसकी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार किया और भवानी सिंह की पत्नी ने इस बात की शिकायत पृथ्वीराज चौहान से की क्योंकि उसके पति को हमारे सैनिकों ने बंदी बना लिया था। मगर उसकी पत्नी के विचार से उसका पति मर चुका था, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान से अपने पति के शव की मांग की और पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ी सिरसा पे चढ़ाई करके न केवल अपने अंगरक्षक की जान बचाई बल्कि गढ़ी सिरसा पे अपना अधिकार भी जमा लिया। वीराला, इस समय गढ़ी सिरसा पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में है और आपके सामने ये बीड़ा है। आप ये बीड़ा उठाकर हमें हमारा खोया हुआ सम्मान वापस दिला दीजिए। क्या बात है वीराला? महाराज, जिस दरबार में हम इस समय खड़े हैं और जिस सिंहासन पर आप इस समय विराजमान हैं, उसी सिंहासन पर चंदेल कुल तिलक महाराज यशोवर्मन विराजते थे। महाराज, नारी का सम्मान करना तो चंदेलों की वंश परंपरा रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, मेरे विचार से आपको अपने सैनिकों को इस व्यवहार के लिए दंड देना चाहिए था। महाराज, पृथ्वीराज चौहान के अंगरक्षक भवानी सिंह को मुक्त करके उसे आदर सम्मान के साथ विदा करना चाहिए था और उससे अपने सैनिकों की इस भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए थी। वीर उदल, इस दरबार में आपकी वीरता का सम्मान होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इस दरबार की मर्यादा को भूल जाएं। आप भूल रहे हैं कि आप इस समय राजा परमाल के सामने खड़े हैं, जो राजा हैं इस राज्य के, और राजा के आदेश का पालन करना इस राज्य के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हमने कोई अनुचित बात नहीं की। तो आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज परमाल ने कोई अनुचित बात की? प्रधान माहिल, आप कृपया शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं महाराज, कैसे शांत हो जाऊं? लगता है महोबा से मिलने वाला ये सम्मान ये वीर पचा नहीं पा रहे हैं। प्रधान माहिल, सच पूछे दरबार की मर्यादा का उल्लंघन हम नहीं, आप कर रहे हैं।
और जहां तक हमारे सम्मान का प्रश्न है, यह सम्मान हमें भीख में नहीं मिला, हमने अपनी योग्यता से कमाया है। हमारे पुरखों ने इस राज्य के लिए अपना लहू बहाया है और इस राज्य की सुरक्षा की बुनियाद उसी रक्त पर रखी गई है। हम भी अपने प्राण इस राज्य के लिए न्यौछावर कर सकते हैं, मगर मगर अब कौन सी बाधा आ गई आपके रास्ते में? शांत हो जाइए प्रधान माहिल। वीराला, प्रधान माहिल के व्यवहार से हमें खेद है। जिस दिन महोबा की माटी वीर आला उदल का सम्मान करना भूल जाएगी, उस दिन ये राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। वीराला, चौहानों के साथ जो होना था वो हो चुका है। इसमें किसकी भूल थी, इस बात को भूलना होगा। अब तो केवल हम इतना चाहते हैं, हमारे राज्य का वो सीमा क्षेत्र फिर से हमारे राज्य में शामिल हो जाए। इसके लिए आपको ही बीड़ा उठाना है। नहीं महाराज, हम ऐसी किसी जगह पर पैर भी रखना पसंद नहीं करते जहां एक नारी का अपमान हुआ हो। हमारे लिए तो नारी माता है, बहन और बेटी के समान है। हम ये बीड़ा नहीं उठा सकते। ये क्यों नहीं कहते वीर आला कि पृथ्वीराज का नाम सुनकर आपकी आत्मा कांपने लगी है? उसका सामना करने का साहस नहीं है, क्योंकि उसके सामने जाकर आपकी वीरता की कलई खुल जाएगी। अपनी जुबान को लगाम दो प्रधान माहिल। इस राज्य का, इस दरबार का नमक खाया है हमने। हम ऋणी हैं इस दरबार के, और अगर ये ऋण हम पर ना होता तो हम आपकी बात का उचित उत्तर देते आपको। हम आपसे केवल ये पूछना चाहते हैं कि आप बीड़ा उठाएंगे या नहीं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं महाराज। महाराज, अगर इस उत्तर को सुनने के बाद आप चुप रहे और इन्हें इनकी कायरता का दंड नहीं दिया, तो सारा संसार आपको कायर कहेगा। कायर। राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा के समान होती है, और आपकी आज्ञा को ठुकराकर इन दोनों ने ईश्वर की आज्ञा को ठुकराया है। वीराला, हम आपसे आखिरी बार पूछते हैं कि आप ये बीड़ा उठाएंगे या नहीं। कहिए। महाराज, हम विवश हैं, हम ये बीड़ा नहीं उठा सकते। महाराज, इन्होंने आपकी आज्ञा न मानकर आपकी तौहीन की है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा। तो वीर आला उदल, आप विवश हैं, आप ये बीड़ा नहीं उठा सकते। महाराज, इन अहंकारियों को इनके विद्रोह की ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इन्हें छठी का दूध याद आ जाए। प्रधान माहिल, माहिल! धन्य धन्य और धन्य है आपकी वीरता। महाराज, इन्होंने दरबार में तलवार निकालकर यह सिद्ध कर दिया, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनकी वीरता एक ढोंग है, ढकोसला है। ये सम्मान के नहीं, केवल दंड के अधिकारी हैं। प्रधान माहिल! बस वीराला, आज तक हम आपकी वीरता का सम्मान करते रहे, किंतु इस समय आपने जो व्यवहार किया है वो सरासर अपमान है हमारा। आपने इस समय हमारे सामने तलवार निकालकर यह सिद्ध कर दिया है कि आप इस राज्य के वफादार नहीं, गद्दार हैं। और महाराज, आपका अपमान करने वाला इस दरबार में तो क्या, इस राज्य में नहीं रह सकता। वीराला, आपको प्रधान माहिल से क्षमा मांगनी होगी। क्षमा? एक ऐसे चापलूस से क्षमा? एक ऐसे अज्ञानी से क्षमा जिसने अपने व्यवहार के कारण अपने ही राज्य को संकट में डाल दिया है? नहीं महाराज, हम इससे क्षमा नहीं मांगेंगे। महाराज, और कितना अपमान होगा मेरा इस दरबार में। वीराला, आपने इस दरबार में प्रधान माहिल का अपमान करने का अपराध किया है। यदि आपने अभी क्षमा नहीं मांगी तो। महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया है। अगर हम अपराध करते तो एक छोटे बालक से भी क्षमा मांग लेते, मगर हम देख रहे हैं कि इस दरबार में बीड़ा न उठाने के बदले
एक झूठा कलंक हमारे माथे पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। महाराज, ऐसे झूठे अपराध के लिए तो हम ईश्वर से भी क्षमा नहीं मांगेंगे। तो ठीक है, अब आप हमारा निर्णय भी सुन लीजिए। नहीं महाराज, आपको अपना निर्णय सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका निर्णय तो हम प्रधान माइल के मुख से पहले सुन चुके हैं। आप इस राज्य के राजा हैं और आपके आदेश का पालन तो होना चाहिए। हम आपके आदेश का सम्मान करते हैं और आपको वचन देते हैं कि हम आज और इसी समय महोबा राज्य छोड़ के चले जाएंगे। महाराज, हम किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा चाहते हैं। अन्नदाता की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? समाचार तो बड़ा विचित्र है महाराज। हैं? बड़ा विचित्र समाचार? हाँ महाराज, महोबा नरेश, महाराज परमाल ने वीर शिरोमणि आला और उदल दोनों भाइयों को अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया है महाराज। ये क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, महोबा में ऐसा ही हुआ है। कारण? कारण उनका कहना था कि महाराज परमाल के सैनिकों ने एक औरत के आबरू लूटने की कोशिश की, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने नारी सम्मान की रक्षा के लिए गढ़ी सिरसा पर चढ़ाई की। इसमें महाराज परमाल के सैनिकों का दोष था। और जब जब नारी सम्मान की रक्षा की बात चलेगी, आला और उदल दोनों भाई कभी भी उसके विरुद्ध किसी का साथ नहीं देंगे। बस इस बात से क्रुद्ध होकर महाराज परमाल ने आला और उदल दोनों भाइयों को अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दे दिया। अब पृथ्वीराज चौहान कहां है? सुना है वो वापस सूरजकुंड पहुंच गए हैं। और कोई समाचार? जी नहीं अन्नदाता। तुम जा सकते हो। जो आज्ञा अन्नदाता। पिताजी, बहुत बड़ी मूर्खता की है महाराज परमाल ने आला और उदल को अपने राज्य से निकालकर। वो तो ऐसे सूरमा है कि जिस राज्य में भी रहेंगे उस राज्य की सीमाओं की तरफ शत्रु आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पांडवों का अवतार माने जाने वाले इन दोनों भाइयों का महोबा के राज्य में रहना महोबा के राजा के लिए बड़े गौरव की बात थी। हाँ पुत्र जयचंद, न जाने क्या हो गया महोबा नरेश को। आला उदल दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं को पसीना आ जाता है। उन दोनों भाइयों के सामने पूरी सेना नहीं टिक पाती और उन्हें महोबा नरेश ने राज्य से निकाल दिया। पुत्र, बहुत बड़ी भूल की है महोबा नरेश ने, बहुत बड़ी भूल की है। पिताजी, जो भूल महाराज परमाल ने की है उसे हम तो सुधार सकते हैं ना? वो कैसे पुत्र? पिताजी, इससे पहले कि ये दोनों किसी और के दरबार में चले जाएं, हम उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण देते हैं। तो क्या वो हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे? पिताजी, ये जो वीर होते हैं ना, इनका सीना तो होता है फौलाद का, लेकिन दिल होता है मोम का। बड़े भावुक होते हैं ये लोग, सम्मान के भूखे। इनके शरीर में बल तो होता है हाथी का, लेकिन बुद्धि होती है चींटी की। पिताजी, यदि हम उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा लें तो वो हमारे लिए अपना सर भी कटा सकते हैं। आज कनौज को ऐसे ही महारथियों की जरूरत है पिताजी, जो लाभ महाराज परमाल इनसे नहीं ले सके वो लाभ हम इनसे लेंगे। मगर पुत्र, उनके पास हमारा निमंत्रण लेकर जाएगा कौन? पिताजी, इस शुभ काम के लिए हम अपने राजपुरोहित को भेजेंगे। उनसे अच्छा व्यक्ति इस काम के लिए और कोई नहीं हो सकता। तो पुत्र,
हम प्रतीक्षा करेंगे उन वीरों की जो कन्नौज जाकर उत्तर बनेंगे पृथ्वीराज चौहान का। पिताजी, बादल से बादल टकराएंगे तो बरसात तो होगी ही, लेकिन इस बरसात में पानी नहीं, खून बरसेगा, खून। आओ दल, कन्नौज के राजपुरोहित जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। उन्हें सम्मान से लेकर आओ। जी आइए। आइए राजपुरोहित जी। वीर शिरोमणि आला को कन्नौज के राजपुरोहित का अभिनंदन। ब्राह्मण देव, सेवक आला का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो चंदेल कुल श्रेष्ठ। विराजे ब्राह्मण देव। महाराज जयचंद ने आप दोनों भाइयों से दरबार में पधारने की प्रार्थना की है। राजपुरोहित जी, शायद कन्नौज के महाराज को इस बात का पता नहीं है कि हमें मोहब्बा दरबार ही नहीं बल्कि मोहब्बा छोड़कर चले जाने का आदेश मिला है, वरना हम कन्नौज राज के राजपुरोहित का स्वागत इस शिविर में नहीं करते। हे वीर शिरोमणि, कन्नौज महाराज को जब आपकी इस दुखदायी घटना का समाचार मिला तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। सारा कन्नौज दरबार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है और वीरों का घर तो इस धरती पर कहीं भी हो सकता है। राजपुरोहित जी, सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि हमारी समझ में नहीं आया कि हम मोहब्बत छोड़कर कहां जाएं। कन्नौज राज के सम्मान का मरहम आपके जख्मी हृदय को शीतलता प्रदान करेगा और मैं ब्राह्मण भी आपसे यही याचना एवं प्रार्थना करता हूं। नहीं ब्राह्मण देवता, आपको न प्रार्थना करने की आवश्यकता है न याचना करने की। दादा, महाराज कन्नौज को हमें इस हालत में याद करना और अपने राजपुरोहित को यहां भेजना क्या इस बात के लिए काफी नहीं कि हम यह निमंत्रण स्वीकार करके राजपुरोहित जी का अभिमान रखें? आओ दल, तुमने सत्य कहा। यदि हमारा भाग्य हमें कन्नौज ले जा रहा है तो मुझे भाग्य का यह फैसला मंजूर है। अन्नदाता की जय हो। वीर शिरोमणि आला उदल राजपुरोहित के साथ दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर और सत्कार से दरबार में उपस्थित किया जाए। कन्नौज नरेश की सेवा में हम आला और उदल का सादर प्रणाम। नरकेसरी आला और उदल का कन्नौज के दरबार में स्वागत है। अन्नदाता, हमें आपका निमंत्रण मिला, हम धन्य हुए। धन्य तो हम हुए आला उदल, आप जैसे वीरों का स्वागत करके। इस दरबार में 2 स्थान रिक्त हैं। हमारा निवेदन है कि आप इन्हें ग्रहण करें। क्या देख रहे हैं आप? वीरों का स्वागत करना तो कन्नौज राज्य की परंपरा है। वो देश तो देश ही नहीं होता जहां आप जैसे वीरों की पूजा नहीं होती। महाराज परमाल हमारे मित्र हैं, लेकिन आज यह कहना पड़ेगा कि महोबा का दुर्भाग्य कन्नौज का सौभाग्य बन गया है। आप दोनों सूरमा कन्नौज राज्य की अंगूठी में नगीने के समान रहेंगे। आज से आप दोनों
हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं। इन दोनों वीरों का परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाए। महाराज की जय हो। लीजिए, हमारे राज्य में मेहमानों के स्वागत की यही परंपरा है। अन्नदाता, आपके स्वागत की इस परंपरा को हमने स्वीकार किया। जैसे ऊंचाई के बिना पर्वत नहीं हो सकता और गहराई के बिना सागर नहीं हो सकता, उसी प्रकार नमक की लाज न रखने वाला चंदेल क्षत्रिय नहीं हो सकता। आप दोनों को इस राज्य में पूरी आजादी से रहने का अधिकार होगा। आप स्वयं अपनी इच्छा के मालिक होंगे और आप पर कोई आदेश लागू नहीं होगा, और आप दोनों पर कोई भी राजनीतिक प्रतिबंध नहीं होगा। अन्नदाता, आपने जो सम्मान हमें दिया है, हम अपने आप को इसके योग्य नहीं पा रहे हैं। अन्नदाता, आपने हम दोनों भाइयों को बिना मोल खरीद लिया है। आज के बाद हमारा जीना और हमारा मरना आपके लिए होगा। और हम भी आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में आपकी हैसियत एक सेवक की नहीं, एक मित्र की होगी। तो हम भी आपको वचन देते हैं अन्नदाता कि हम अपने प्राण देकर के भी इस मित्रता को निभाएंगे। जहां आपका पसीना बहेगा, वहां आला उदल का लहू बहेगा। अन्नदाता, आज से आपके मित्र हमारे मित्र होंगे और आपके शत्रु हमारे शत्रु। आल्हा और उदल के आने से पृथ्वीराज का उत्तर तो हमें मिल गया। अब देखना यह है कि चकोरी अनंगपाल के साथ क्या करती है। चकोरी, तुम क्यों चकोरी, तू इस विचार से ही घबरा गई?
तो इसे वास्तविकता का रूप कैसे देगी? ये तो कर्तव्य है तेरा, इसीलिए तो तू कन्नौज से यहां तक आई थी। चकोरी, प्रेम और कर्तव्य साथ साथ नहीं चलते। मैं किसी से प्रेम नहीं करती, मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्य को मानती हूं। झूठ बोल रही है तू। तू अपने कर्तव्य को भूल चली है चकोरी। कवि चंद्रवरदाई तेरे मस्तिष्क से तेरे दिल में उतर चला है। नहीं, मैं उसे अपने दिल से निकाल दूंगी। नहीं, तू उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती। मैं निकाल दूंगी। नहीं निकाल सकती। नहीं, मैं निकाल दूंगी। चांद से मिल रही चांदनी, छेड़ता है पवन रागिनी, रात पर छा रहा है नशा, झूमने अब लगी हर दिशा, रात रानी खिली तुम खिलो, अब तो प्रीतम मुझे आन मिलो। सुंदर, अति सुंदर। कविराज, मैं यहां हूं। चकोरी तुम? क्यों कविराज, मुझे यहां देखकर आश्चर्य हुआ? आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी। मैं तो सोच रहा था कि मैं कल्पना के संसार में हूं, मगर तुमने यहां पर आकर मेरी कल्पना को एक सुंदर आकार दे दिया है। कविराज, हर सुंदर वस्तु नजर का धोखा होती है। मगर तुम्हारा रूप कोई धोखा तो नहीं, वो तो प्रेरणा है मेरे लिए। इसी रूप ने मेरी कल्पनाओं को प्रेम के ऐसे संसार में पहुंचा दिया है जहां से लौट कर आना मेरे लिए नामुमकिन है। चकोरी, जब मैं सिरसा युद्ध में था तब भी तुम्हारी कल्पना मेरे साथ थी। अगर यह सुनकर तुम प्रसन्नता का अनुभव करती हो तो मैं ये कहता हूं कि मैं अपने इस सपनों की मूर्ति से प्रेम करने लगा हूं। कविराज? हाँ चकोरी, इस अग्नि को तुमने ही जलाया है मेरे मन में और मुझे कवि से प्रेमी बना दिया। कविराज, मुझे इस प्रेम कहानी के अंत से डर लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसी प्रेम कहानियों का अंत सुखद नहीं होता। इस कहानी का अंत जरूर सुखद होगा, मगर चकोरी, जिस कहानी ने अभी अभी जन्म लिया, तुम अभी से ही उसके अंत के बारे में क्यों सोचने लगी? इसलिए कविराज कि चकोरी को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है। चकोरी तो तकती रहती है चंदा को, मगर जब आकाश पर चंदा नहीं होता तो जानते हैं क्या हाल होता है चकोरी का? मैं जानता हूं चकोरी का हाल, कि किस तरह चकोरी प्रतीक्षा करती है अपने चंदा की। मगर चकोरी, चंदा भी तो उसी तरह प्रतीक्षा करता है अपनी चकोरी की। और सच पूछो तो प्रेम का दूसरा नाम प्रतीक्षा है। चकोरी, मैं भी तो प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी। वो तुम्हारी ही तो याद है जिसने मुझसे मेरी आंखों की नींद भी चुरा ली है। चकोरी, यदि तुम्हारी विवशता, तुम्हारी लज्जा, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारी जुबान पर आने से रोक रही है तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि चकोरी, जो बेचैनी मुझे अपने कक्ष से इस उद्यान तक खींच लाई है, उसी बेचैनी ने तुमसे तुम्हारी आंखों की नींद छीन ली है। तुम इस समय मेरे सामने हो। कि ये इस बात का प्रमाण नहीं कि जो आग मेरे सीने में है वही आग तुम्हारे सीने में भी है? कविराज, इसी आग से तो डर लगता है, क्योंकि प्रेम का इतिहास तो यही कहता है कि चकोरी को चंदा कभी नहीं मिला। चकोरी, मैं प्रेम के इतिहास को बदल दूंगा।